वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। परीक्षा पर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम जो परसेंटेज की सीरीज कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख, है ना, जिसे अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है ना। तो वही हमारे सवाल परसेंटेज में आते हैं और बहुत हर पेपर में पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से सवाल। तो आइए हम वेन डायग्राम समझते हैं, उसके हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम वेन डायग्राम को देखें तो पहले आपको समझना है वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ये मान लें ये हमारा पूरा एक स्कूल है, ये हमारे टोटल स्कूल, मतलब एक स्कूल में ये पूरा प्लेग्राउंड आ गया। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा कि उसमें कुछ बच्चे जो है ना हॉकी खेलते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। ये अगर टोटल स्कूल है हमारा, अगर यहाँ कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे बच्चे बताइए जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप कौन सेक्शन में जाएंगे? ये बीच वाला सेक्शन है, इसे बोलेंगे जो वो बच्चे जो हॉकी एंड क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रखना। हॉकी और क्रिकेट क्या करते हैं? दोनों खेलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइए कि सिर्फ हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, मतलब इसमें मतलब क्या है, ओनली हॉकी। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, तो आप कौन सेक्शन लाएंगे? आप ये लाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होगा आपका, ये होगा ओनली हॉकी, वो बच्चे जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। ओनली हॉकी, सिर्फ हॉकी। बात समझ पाए? अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे बच्चे बताइए जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट, तो आपका कौन सेक्शन आएगा? ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा हो जाएगा ओनली क्रिकेट। ठीक है, तो आप बताइए फिर से एक बार, ये वाला जो हिस्सा हो गया हमारा, यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, ये हो गया ओनली क्रिकेट का। ये वाला हिस्सा जो पोर्शन हो गया ये हॉकी का, और बीच वाला सेक्शन जो हो गया हॉकी और क्रिकेट दोनों का। अगर आपके सवाल में ये आए, ओनली ना लिखे, ये बोले कि बताइए हॉकी में कितने बच्चे खेलते हैं, तो हॉकी में कितने बच्चे आएंगे, ये पार्ट दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ हॉकी बोलेगा, ओनली हॉकी बोलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शन को हटा के ये सेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर बोले आपसे हॉकी में कितने बच्चे खेलते हैं, तो पूरा बैकग्राउंड आएगा। अगर आपसे बोल दें क्रिकेट में कितने बच्चे खेलते हैं, तो पूरा आएगा। लेकिन सिर्फ हॉकी बोले, सिर्फ हॉकी कितना आएगा, तो ये वाला, और ओनली क्रिकेट कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, अगर सवाल आपसे ये बोल दे ऐसे बच्चे बताइए जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, तो कैसे करेंगे आप? तो हमने तो ये निकाल लिया पूरे सेक्शन पे, वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हॉकी खेलते हैं। जो बच गए वो कौन है? जो दोनों स्पोर्ट्स नहीं खेलते। ठीक है, तो ये बाहर वाला जो सेक्शन आएगा, ये आएगा वो बच्चे जो कोई भी खेल नहीं खेलते, जो कोई भी खेल नहीं खेलते। बात समझ में आई? आइए, थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो सवालों के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डाउट क्लियर करेंगे। आइए हम पहले सवाल पे आते हैं। देखिए, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं। अच्छा, इस पे गौर करिएगा, मैंने आपसे कहा था ना केवल हिंदी, जिसे अंग्रेजी माध्यम वाले क्या बोलेंगे, ओनली हिंदी। ठीक है ना। केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश
वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं बचे हुए, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पूरा सेक्शन है हमारा, ये पूरी क्लास का है, तो इसमें अगर अपने क्लास में तो कुछ भी अपन कहें तो 100% बच्चे मानते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है सवाल पे? 40% केवल हिंदी बोलते हैं। अगर मैंने ये सेक्शन हिंदी वाला बना दिया, और कुछ सेक्शन कौन सा है हमारा? इंग्लिश वाला है। लेकिन सवाल में देखना क्या लिखा है, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है ना। ये बीच वाला सेक्शन नहीं आएगा, ओनली हिंदी में ये वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। कितने दे रखा है ओनली हिंदी में? 40% क्या है, केवल हिंदी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अगला क्या बोल रहा है, 25% केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कौन सा आएगा? ये बीच वाले सेक्शन नहीं आएगा, ये दोनों में बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश। कितने? 25%, ठीक है ना। और बोल रहा है बचे हुए जितने लोग हैं वह दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, तो हमने तो पूरा कितना माना है, 100%। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक क्लास में 100 छात्र हैं, 100% बच्चे, सॉरी 60 छात्र हैं। जहां क्वेश्चन में दे रखा है कितने छात्र हैं, 60 बच्चे हैं। लेकिन अपने आप में वो क्या होंगे, हमारे लिए 100% है, ठीक है ना। तो आप बताइए, 40% ओनली हिंदी वाला ले गया, इंग्लिश ले गया ओनली इंग्लिश वाला 25% ले गया, टोटल मिला कितना हो गया? तो आप कहेंगे 40 25 कितना हो गया, 65 हो गया। बचा कितना? बचा हमारा, आप मल्टी प्लस करिएगा, 40, ऐसा लिख लीजिए आप, 40% ले गया ओनली हिंदी वाला, 25% ले गया ओनली इंग्लिश वाला, और जो बचे हुए लोग हैं ना वो दोनों भाषा बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 65 हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि 35 लोग ऐसे होंगे जो क्या क्या करते होंगे, हिंदी भी बोलते हैं और साथ में इंग्लिश भी बोलते हैं। तो कहाँ रख देंगे, कौन सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया। ये दोनों बोलते हैं। कितने परसेंट लोग हैं, 35% लोग हैं। बात समझ में आई? अब वो क्या बोल रहा है सवाल में, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सवाल में तो हमें दे रखा था ओनली इंग्लिश, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब ये पूरा आएगा, मतलब ये सेक्शन भी आपका अंग्रेजी में आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 35 और 25 कितना हो गया, मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्लास में जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो हमारे लिए क्या है, 100% है। मतलब 60 बच्चों की स्ट्रेंथ वो हमारे लिए क्या है, 100% है। लेकिन हमें कितना निकालना है, 60% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो निकाल दीजिए इसका 60%। कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, मतलब 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। बात समझ में आई? आइए हम अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल को, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हो गए। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। ठीक है, एक क्लास है हमारी, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे लिए क्या है, 100% है। ठीक है, अब सवाल में दे रखा है कि 65% बच्चे जो हैं वो मैथ्स में पास हो गए, और मतलब 65% बच्चे किसमें पास हो गए, मैथ्स में पास हो गए। ठीक है, 48% जो छात्र हैं वो भौतिकी में पास हो गए। अगर हम फिजिक्स की बात करें, इसमें 48% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। और सवाल में ये भी दे रखा है कि 30% छात्र दोनों में पास हो गए। ठीक है ना, तो इसमें सवाल में ये नहीं लिखा
अगर सवाल में ऐसा लिखा होता कि 65% छात्र ओनली गणित, केवल गणित में पास हुए, तो आपका ये वाला सेक्शन आ जाता, मीन्स ये वाला। लेकिन सवाल में ये लिखा 65% छात्र गणित में पास हुए, मतलब कौन सा आएगा? पूरा आएगा। भौतिकी वाला भी पूरा आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों जो मैथ्स और फिजिक्स में जो पास हुए होंगे वो दोनों मिक्स हैं, मतलब वो छात्र भी शामिल हो गए हैं। जो बच्चा अगर मैथ्स में पास है तो फिजिक्स में ही पास है, जो बच्चा फिजिक्स में पास है वो मैथ्स में ही पास है, तो वो बच्चे भी इसमें क्या हो गए हैं? काउंट हो गए। बात समझ में आई? अब बोला 30% क्या हुआ? दोनों में पास हो गए। तो 30% क्या हुए हैं? दोनों में पास हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं वो बच्चे जो फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों में पास है। अब मुझे बताइए कि 30% दोनों में पास है, 65% मात्र मैथ्स में पास है। इसका मतलब ये है कि जो 35% बच्चे होंगे ना, ये केवल और केवल मैथ्स में पास होंगे। ठीक है ना, केवल और केवल मैथ्स में पास होंगे। टोटल पूरे 65% मैथ्स में पास थे, लेकिन पूछे आपसे केवल कितने बच्चे मैथ्स में पास हैं, तो आप कहेंगे 35%। आगे आते हैं, बोल रहा है 48% भौतिकी में पास है, तो 30% तो दोनों में है, मतलब 18% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल और केवल फिजिक्स में पास होंगे। तो यहां लिख लीजिए 18% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल फिजिक्स में पास है। बात समझ में आई? और यहाँ पे 35% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास है। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? आप मुझे बताइए कि मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, सॉरी ओनली मैथ्स में, तो आप कहेंगे 35% बच्चे। दोनों में कितने हैं, फिजिक्स और मैथ्स में, तो आप कहेंगे ये हमारे 30 है। ओनली फिजिक्स में कहें तो कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 18% है। मतलब वो बच्चे भी आ गए जो सिर्फ मैथ्स में पास है, वो बच्चे भी आ गए जो ओनली फिजिक्स में पास है, वो बच्चे भी आ गए जो दोनों में पास है। तो बचे हुए बच्चे कौन से होंगे? ये दोनों में फेल होंगे। अगर पास होते तो इसमें आ जाते। तो इनको हम काउंट करेंगे, अगर हमने पूरी क्लास को 100% बच्चे माना है, इन्हें प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा? 9 13 6 7 8, मतलब 83% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज में क्या है? पास। तो बताइए वो बच्चे कौन होंगे जो दोनों में फेल होंगे? तो आप क्या करेंगे? 100% माइनस 83, मतलब 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में क्या है? फेल है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 17%। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है, और 30% के पास भैंस है, और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस है। यदि कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय व भैंस नहीं है? सवाल में क्या बोला है? नहीं है, ये निकालना है। आप मुझे बताइए, अगर हम ये मान लें ये हमारा पूरा विलेज है, ये हमारा पूरा गांव है, ठीक है, इसमें 60% परिवारों के पास काऊ है, यानी गाय है, ठीक है, और बोल रहा है कि 30% के पास भैंस है। इसमें ये शब्द नहीं ऐड किया कि 60% परिवारों के पास केवल गाय है, ठीक है, केवल शब्द नहीं है, इतना शब्द रिपोर्ट किया है, प्रत्येक के पास एक गाय है, ठीक है। और अगला क्या लिखा है? 30% के पास भैंस है, मतलब बफेलो कितने लोगों के पास है? 30% लोगों के पास। मतलब ये वाला पूरा सेक्शन जो होगा हमारा, ये कितने परसेंट लोगों के पास है बफेलो? 30% लोगों के पास है। अगर आपसे कहें कि गाय कितने लोगों के पास है, तो आप कहेंगे 60% लोगों के पास है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसे लोग जिनके पास दोनों हैं वो है 15% लोग हैं, मतलब 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। तो आप बताइए कि 15% तो ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल गाय किसके पास है, तो क्या कहोगे आप? 45% लोग ऐसे होंगे जिनके पास केवल और केवल एक गाय होगी, ठीक है। अगला आते हैं, अगर 15% तो आपका हो गया बीच वाला, अगर 30% भैंस है प्रत्येक के पास, तो 15% दोनों है, तो 15% क्या कौन से होंगे? जिनके पास सिर्फ केवल और केवल क्या है? बफेलो।
ठीक है, मतलब भैंस है। तो ओनली काउ कितने लोगों के पास है? तो आप कहेंगे 45% लोगों के पास है। मैं कहूँ आपसे ओनली बफेलो, वो मतलब ये ओनली, ठीक है, केवल और केवल, ओनली बफेलो कितने कितने के पास है? तो आप कहेंगे 15% लोगों के पास है। और आप कहें अगर काऊ भी है और बफेलो भी है, वो कितने लोगों के पास है? तो आप कहेंगे 15% लोगों के पास है। ठीक है, तो हमने ये वो लोग आ गए, गांव के वो लोग आ गए जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। तो ये बाहर के लोग कौन होंगे? जिनके पास ना तो काऊ है और ना ही क्या है, बफेलो। बात समझ में? जिसके पास काऊ है, बफेलो है, ये हमने निकाल लिया, दोनों भी हमने क्या हो गया, निकाल लिया। तो हम जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 या 15, 5 6 7 75%, मतलब 75% लोग ऐसे होंगे जो क्या है, जिनके पास या तो गाय है या बफेलो है या दोनों है। ठीक है ना? तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है? तो आप कहेंगे ठीक है 75% तो है। तो अपन ने कितना माना है? पूरा 100%। मतलब 25% लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना तो काऊ है और ना ही बफेलो है। अब सवाल इनको दे रखा है यदि कुल कितने परिवार हैं? 96 परिवार है। तो हम पूरे परिवार को कितना मानते हैं अपने आप में? आप बोलेंगे हम अपने आप को मानते हैं परिवार को 100%। और हमें कितना निकालना है? 25%, जिनके पास ना तो काऊ है और ना ही बफेलो है। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 4 जा 16, मतलब 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ना तो काऊ है और ना ही बफेलो। आइए हम अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए और 25% छात्र जो हैं इंग्लिश में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 10% बच्चे फेल हो गए तो कितने छात्र दोनों विषयों में पास हुए? ठीक है ना? तो आप बताइए मुझे कि कुछ बच्चे मैथ्स में फेल हो गए और कुछ बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल हैं? 10%। ठीक है, अगर मैथ्स में फेल है कितने? 35% और इंग्लिश में कितने फेल हैं? 25%। तो बताइए ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे? मात्र और मात्र अंग्रेजी में फेल होंगे 15%। अगर आपसे कहें मात्र और मात्र गणित में कितने बच्चे फेल हुए, तो 25% बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली और ओनली मैथ्स में फेल है। तो हम जब काउंट कर रहे होंगे ओनली मैथ्स वाले तो 25% बच्चे फेल हैं, ओनली इंग्लिश वाले 15% बच्चे फेल हैं, और जो दोनों में फेल हैं इंग्लिश और मैथ्स में वो है 10% लोग। मतलब कुल मिला के 5 5 10, 3 4 9 कितना हो गया? 50%। मतलब 50% जो बच्चे हैं ना वो किसी न किसी में फेल है, या तो अंग्रेजी में फेल है या मैथ्स में फेल है या दोनों में फेल है। तो बचे हुए छात्र कौन होंगे? बचे हुए छात्र कौन होंगे? जो दोनों में पास होंगे। ठीक है ना? तो सवाल में ये पूछ रखा है क्या हमको, तो दोनों विषयों में पास हुए। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चे अगर इसमें पास होते, सिंगल पास होते और सिंगल अंग्रेजी में पास होते तो यही काउंट हो जाते। ठीक है ना? लेकिन हमें पूछ रखा है दोनों में पास, तो कितने बच्चे पास होंगे? अगर 50% बच्चे फेल हो गए तो दोनों में पास रेशियो कितने हो जाएंगे? 50%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, आइए हम सवाल में आते हैं। देखिए सवाल को क्या है कि 20% छात्र एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हो गए, 15% छात्र जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए और 25% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हो गए। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए और 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए, ठीक है, और यदि 2% छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 सेक्शन है हमारे, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं मैथ्स में फेल हुए, इसको हम कर देते हैं हिंदी में फेल हुए और इसको हम कर देते हैं इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन इन सवालों को स्टार्ट करने के लिए आप कहाँ से जाइए? लास्ट में जाया करिए। कितना लिखा है? 2% छात्र तीनों में फेल हुए, तो 2% छात्र क्या हुए? दोनों में फेल हो गए, तीनों में फेल हो गए। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा? देखिए ये मैथ्स वाला है, ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला, जो तीनों में फेल हुए हैं
2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं वो कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, पीछे से स्टार्ट कर। देखिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हो गए, 15% अंग्रेजी में, बता दिया हमने। हमें क्या करना है, इन सवालों को लास्ट से स्टार्ट करना है। तो हमने देखा कि 2% छात्र जो है ना वो तीनों विषयों में फेल हुए हैं। 2% कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब आगे क्या लिखा है कि 15% छात्र जो है गणित व हिंदी में फेल हुए हैं। गणित व हिंदी में 15% विद्यार्थी फेल हुए। मतलब ये वाला सेक्शन जो है ना ये 15% है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2% यहीं फेल हो गए तो मैथ्स और हिंदी में कितने, टोटल कितना है 15, मतलब 13% कितना हो जाएगा, आ जाएगी बात समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल है। इंग्लिश व हिंदी में कितने, 10%। इंग्लिश व हिंदी में 10% छात्र फेल है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं। गणित व इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 5%, मतलब 3%। ये समझ पा रहे हैं। अब आगे क्या लिखा देखो, 20% गणित में फेल हुए थे। तो आप बताइए मुझे, ये सेक्शन पूरा गणित का है, तो 13 2 15, 15 3 18, मतलब पूरा कितना है, पूरा है 20% फेल हुए हैं। लेकिन इसको काउंट करेंगे, जब पूरा फेल निकालेंगे तो 18 तो यही हो गया, मतलब 2% और बचा। ठीक है ना। ये सेक्शन कौन सा आ गया, ओनली मैथ। ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या लिखा है, 25% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हुए हैं। तो 13 2 15, कितना हो गया 23, और 2% यहाँ हो गया, बात समझ में, 8 10 23, 2% बचा, 25% हो गया। अब आगे क्या लिखा है, यदि 5% छात्र, ये तो हो गया, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, है ना। तो 8 2 10 3 13, और ये यहाँ पे कितना हो गया, 2%। बात समझ में आ रही, ये भी 15 हो गया, 5 2, हाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अब ऐसे बच्चे जो ओनली मैथ में फेल थे वो हमने निकाल लिए, 2% लोग हैं। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपसे, ओनली हिंदी में जो फेल थे वो भी कितने थे, 2% थे। ओनली इंग्लिश में जो फेल थे वो भी कितने आ गए, 2% आ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स और इंग्लिश में जो फेल हुए वो आ गए 3% ओनली। ठीक है ना, ओनली मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए कितने आ गए, 3। अगर मैं आपसे कहूं ओनली इंग्लिश एंड हिंदी में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे 8%। अगर मैं आपसे कहूं ओनली हिंदी और मैथ्स में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे 13%। अगर मैं आपसे कहूं जो तीनों में फेल हो गए, हिंदी मैथ्स और इंग्लिश में, तो वो थे हमारे 2%। तो आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि हमने पूरे फेल होने वाली संख्या निकाल ली, चाहे वो एक विषय में फेल हो, चाहे 2 विषय में फेल हो, चाहे तीनों विषय में फेल हो। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हम इसको माइनस करेंगे, कितना प्लस करते हैं इसको, आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 2 4 तो 6, 6 3 9, और कितना हो 17, 17 3 13 कितना हो गया 30, और 30 2 32% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, फेल है। ठीक है, प्लस कर लेना, 6 6 3 9 17 17 होते हैं 30, 30 2 32, मतलब 32% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, फेल। चाहे वो एक विषय में फेल हो, चाहे 2 विषय में फेल हो, चाहे तीनों विषय में फेल हो। तो बचे हुए बच्चे कौन से होंगे, जो तीनों विषय में क्या होंगे, पास होंगे। आप कहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं तीनों विषय में पास होंगे, भाई अगर एक विषय में फेल होता तो वो यहाँ आ जाता, अगर 2 विषय में फेल होता तो यहाँ आ जाता। तो हमने वो बच्चे निकाल लिए जो तीनों विषय में पास है। ठीक है, तो हमारा माइनस करेंगे, पूरा 100% कितना हो गया, पूरे क्लास में 100% बच्चे थे, 32% फेल हो गए, तो बचे कितने, 68% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों विषयों में क्या है, पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा। आइए ऐसा सवाल देखते हैं। देखिए वैसे ही सवाल है हमारा जो हमारा पिछला सवाल था, इसमें डेटा थोड़ा चेंज है। 40% छात्र जो है वो गणित में फेल हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक है ना, तो वैसे सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप आखिरी से स्टार्ट करिए। यदि 13%, अगर हम ये मान लिए मैथ्स में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है, और ये हिंदी में फेल है,
अब इनके तीनों में फेल हम कितने हैं, वो है 13% बच्चे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 22% छात्र जो हैं वो गणित व हिंदी में फेल है। गणित व हिंदी में कितने बच्चे फेल है, 22, तो 9 कितने हो जाएंगे जो मात्र मैथ और हिंदी में ही फेल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल है। इंग्लिश व हिंदी में 15%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2%। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल है। गणित व इंग्लिश में 25%, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 25% टोटल है, तो यहाँ हो जाएगा 12। यही बोल रहा है ना गणित व इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, 40% जो है ना वो गणित में फेल हुए थे, तो पूरा तो 40% था, तो हम काउंट करते हैं इसको, 25 25 9 34, कितना होगा 6%। ठीक है, आगे देखें, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, तो नहीं 50% छात्र इंग्लिश में है ना, 25 2 27, तो यहाँ कितना हो गया 23% बच्चे, जो मात्र पूरा तुम्हारा 50% बच्चे फेल हुए थे। अगर आप सवाल में पूछ लेगी ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो क्या बोलोगे आप 23%। आगे क्या बोल रहा है, 30% हिंदी में फेल हुए, तो कितना हो गया, ये तो 15 15 9 24, कितने बच्चे हैं टोटल, टोटल 30% बच्चे हैं, 24 तो कितना बचा यहाँ पे 6%। बात समझ में, तो ये वो सेक्शन आ गया। हम फिर से एक बार काउंट करें, अगर ओनली मैथ्स वाला कहेंगे आप कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे मात्र 6% बच्चे क्या है ओनली मैथ्स में फेल हुए। ठीक है, अगर पूछें आपसे कि ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे 23% बच्चे ओनली इंग्लिश में फेल हुए। अगर आपसे कहें ओनली हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे 6% बच्चे फेल हुए। जो तीनों में फेल हुए तो अपन निकाल लिया। अगर आपसे पूछे ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे 12% बच्चे। ओनली इंग्लिश एंड हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे 2% बच्चे। और ओनली हिंदी और मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए, तो आप कहेंगे 9% बच्चे। बात समझ में, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 2 14, और 14 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, और 35 और 23 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 और 58%, है ना। तो 58% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है किसी न किसी चीज में फेल है। ये सवाल में गलती कर दी क्या, 50% ही है ना, 6 6 12 58% हो गया, मतलब 42% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में पास हो रहे हैं। मतलब इसका तो आंसर हमारा आना चाहिए क्या, क्योंकि तो 58% बच्चे क्या हो गए, तो तीनों में फेल हो गए, तो बचे हुए बच्चे जो होंगे अपन ने कितना माना 100% बच्चे माने, तो 100% के हिसाब से 58% बच्चे अगर तीनों में फेल हो गए, मतलब 42% बच्चे क्या होंगे तीनों में क्या होंगे पास होंगे। देखते हैं ऑप्शन चेक करते, देखते हैं गलती तो नहीं कर दी। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमने सब काउंट कर लिया था, 6 23 6 12 9 और 2, ये तीनों में फेल है ना, वो 13% और ऐड करना है, तो 13 और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, मतलब 71% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में क्या है फेल है। तो वो बच्चे बताइए जो तीनों में पास होंगे कैसे निकालेंगे आप भाई, किसी न किसी में फेल है, मतलब 29% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में क्या है पास है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, आइए आज हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के सवाल अगली क्लास में करेंगे, जो हमारे कुछ सवाल पिछली क्लास में छूट गए थे रिडक्शन ऑफ प्राइस वाले, वो कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, देखिए सवाल को, चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। मैंने यहाँ पिछली क्लासों में आपको बताया था कि ऐसे सवालों में कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि हम पैसे कहाँ रखें और वस्तु कहाँ रखें। ठीक है, मैंने उस समय भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आप बाजार जाते हैं और बाजार में आपके पास 200 रुपए हैं, अगर दुकानदार ये कहता है कि इन 200 रुपए में आपको सिर्फ 5 किलो शक्कर मिलेगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा ये मैं प्रति किलो कैसे निकालूं, तो आप पैसे हमेशा कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, और नीचे क्या रखेंगे प्रति किलो का भाव, जैसे मान लेते हैं 40 रुपए किलो शक्कर है, मतलब आप ये फाइंड कर पाएंगे कि भैया हमको ये
ओल्ड प्राइस क्या है हमारा ₹1 पर केजी और नया प्राइस हमने क्या किया ₹2 किलो कम हो गया, ठीक है ना। अभी मैंने समझाया कि पैसे हमेशा ऊपर होते हैं, प्रति किलो की वाली जो चीजें होती है वो नीचे होती हैं, तब हम 5 केजी निकाल पाएंगे कितना मूल्य है, ठीक है। आप बताइए मुझे यहाँ कितने रुपए खर्च कर रहा है वो, यहाँ भी ₹16 खर्च कर रहा है, तो पैसे कहाँ होंगे हमेशा ऊपर होंगे। और पहले जो चीनी का भाव था वो हमारा कितना था, पहले हमारा भाव ओल्ड प्राइस ₹1 पर केजी था, लेकिन नया प्राइस होने की वजह से, कम होने की वजह से 4 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है ना। मतलब अब जो रेट हो गया है ना वो पहले से ₹2 कम हो गया है। पहले कितना था, तो आप कहेंगे ₹16 ही खर्च करता था, लेकिन एक्स वस्तु लाता था ₹1 पर केजी के हिसाब से। इस तरह करने से उसे 4 किलो चीनी क्या हुई, अधिक प्राप्त हुई। बात समझ में? अब सॉल्व करेंगे। इससे बढ़िया ये है कि ऑप्शन रख लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम 4 को, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 × 8 = 16, 4 4 × 16, तो 8 - 4 कितना होगा, 4। तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो पुराना प्राइस था, जो वास्तविक मूल्य कहें आप, वो था ₹4 प्रति केजी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति ₹66 में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। तो अंडे का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा बताया आपको कि हमेशा क्या होता है, पैसे कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, और रुपए प्रति किलो वाली चीजें होती हैं वो हमेशा कहाँ होती हैं, नीचे होती हैं। तब हमारा आंसर क्या आता है, कितने केजी लिया, कितने किलो खरीदा, ठीक है ना। पैसे हमेशा कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। तो अंडे के दामों में कितनी कमी आई है, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं जो नया प्राइस है, जो न्यू प्राइस है, वो 50 पैसे प्रति दर्जन कम हो गया। अगर पहले एक्स था, अगर ओल्ड प्राइस हमारा एक्स था, तो एक्स में 50/2 मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 रुपीज कम हो गया ना। पहले अगर ₹1 था तो अब हो गया 0.5 रुपीज प्रति केजी, सॉरी प्रति दर्जन, दर्जन बोल रखा है, ठीक है ना। ठीक है, कितने रुपए में, पहले भी ₹66 खर्च करता था, अभी भी कितना कर रहा है, ₹66 कर रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसे 1 दर्जन अंडे अधिक मिलते हैं। कमी कितनी, कितने की कमी हुई है, 50 पैसे की कमी हुई है। तो अब जो कमी हो गई है वो 0.5 की हो गई है। पहले कितना खर्चा करता था, ₹66 ही खर्च करता था, लेकिन ₹1 प्रति दर्जन ज्यादा खरीदता था। इस तरह करने से उसे अगर कमी आई तो 1 दर्जन अंडे अधिक मिलने लगे, ठीक है। यहाँ 12 नहीं करेंगे, 12 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रुपए प्रति दर्जन बोल रखा है, ये अपने आप में 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 1 ही आएगा। सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन से कर लें बेहतर होता है। अगर ऑप्शन हम 4 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 - 0.5 कितना हो जाएगा, 3.5, और 3.5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से भी, मान लो यहाँ कट भी गया तो यहाँ नहीं आएगा। और आपको पता है अपन नंबर सिस्टम में जब पढ़ेंगे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग माइनस टर्मिनेटिंग करेंगे तो आंसर किस में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा, है ना। क्योंकि हम 2 की पावर x और 5 की पावर y, इन्हीं की पावर को हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में जब देखेंगे, आइए हम पहले ऑप्शन देखते हैं 6 को उठा के। तो 66 में कितना आ जाएगा, 6 - 0.5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5.5 माइनस 66/6, कैंसिल करेंगे तो पॉइंट जाएगा ऊपर, 11 5 55, 11 6 66, 5 दूनी 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 - 11 कितना हो जाएगा, आंसर 1। सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ₹6 प्रति दर्जन जो हमारा भाव था वो वास्तविक मूल्य था। आइए हम अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवालों पे, मिस्टर गिरधर अपनी आय का 50% खर्च घर के खर्चों में करता है, बाकी का 50% वो यात्रा पे, 25% मनोरंजन पे और 10% खेलों पर, तथा बाकी ₹900 की बचत करता है,
ठीक है ना। तो श्रीमान गिरधर की मासिक आय ज्ञात करें। पहले एक बार देखिए, अगर मान लेते हैं गिरधर की आय मतलब जो इनकम है वो कितनी है, 100% है, तो 50% जो है ना वो घर के कामों में खर्च कर देता है, मतलब हाउस वर्क, गृह कार्य में खर्च कर देता है। अब आगे क्या लिखा है, बाकी का मतलब रिमेनिंग है ना, मतलब 100 में से 50 खर्च हो गया तो बचा कितना, 50%। अब वो बोल रहा है बाकी का 50%, बचे हुए का 50% वो यात्रा में खर्चा करता है, मतलब इसी का 50% जो है वो ट्रेवलिंग में खर्च कर रहा है, मतलब यात्रा में। 25% मनोरंजन में, मतलब टेलीविजन मनोरंजन वगैरह, ठीक है, और 10% खेलों में, स्पोर्ट्स में, ठीक है ना। 50% यहाँ खर्चा कर दिया, 50% जो बचा हुआ है 50% ट्रैवलिंग में, 25% मनोरंजन में, 10% स्पोर्ट्स में खर्चा कर दिए। तो इनको हम जब काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये, कितना, 75 plus 85, मतलब 50% में 85% क्या कर दिया उसने, खर्चा कर दिया 85%। तो कैंसिल करेंगे तो लोगों कितना बचा, मतलब 85/2, इतना ही आ रहा है ना, 75 और 10 कितना हो गया 85, मतलब 85/2 जो है ये क्या है, इतना इसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो बचा कितना, ऐसा निकाल ली बचा कितना है, ठीक है, तो इसको मत निकालिए। अगर 50% ट्रैवलिंग में खर्च कर दिया, टेलीविजन में कर दिया, 10% स्पोर्ट्स में कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि 85% उसने खर्चा कर दिया, लेकिन बचा कितना, 50% का मात्र 15% बचा, लेकिन बोल रहा है बचा है कितना, बचा है 900 रुपए बचत है ना। तो मतलब ये बचा कितना है, 9। तो वैल्यू कहां से आती है, क्वेश्चन से। 900 रुपए बचा है, लेकिन इस 50 का 15/100 ही हमारा बच पाया है। और क्या निकालना है, पूरी इनकम निकाल, इनकम हमने कितना माना है, इनकम माना है 100%, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ठीक है, कैंसिल करेंगे ये 5 × 5 4 5 × 40, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 18 गुणित 100 गुणित 100/15, और कैंसिल करेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 5 2 10, 0, कितना आ गया, 6 दूनी 12, तो मतलब 12,000 क्या है मिस्टर गिरधर की क्या है, इनकम है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस सवाल को, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आइए हम इसको इजी फॉर्म पे करते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम ऐसा मान लें कि गिरधर की जो इनकम है वो 100 रुपए है, ठीक है, तो गिरधर अपनी आय का 50% घर के कामों में खर्च कर देता है, ठीक है ना। मतलब अगर उसकी इनकम 1 थी ना, तो उसका 50% उसने खर्च कर दिया, मतलब 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2। अगर उसकी इनकम 2 थी ना, तो 1 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 1, मतलब अपनी इनकम का 1/2 उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया, ये बचा रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग वाला पोर्शन आया वो ये वाला आया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, जो बचे हुए का 50% यात्रा पे, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च कर दिया, कितना, 50 और 50 हो गया, 50% खर्च कर दिया किस पे, यात्रा ट्रेवलिंग पे, 25% खर्च कर दिया मनोरंजन पे, टेलीविजन पे, और 10% खर्च कर दिया स्पोर्ट्स पे, ठीक है ना, ये किया ट्रेवलिंग पे। कुल मिला के 75% खर्च उसने और कर दिया बचेगा। अगर 85% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अगर 85% बचेगा खर्च कर दिया, बचाया कितना, तो आप कहेंगे 15%, और 15% कितना होता है, 3/20, मतलब रिमेनिंग का उसने 3/20 और बचाया। लेकिन बचाया है कितना, तो आप कहेंगे बचाया 900 रुपये, कैंसिल करेंगे, इसको वहां ले जाएंगे, तो 40 400 300, कितना आंसर आ जाएगा, उसकी इनकम कितनी है, 12,000, ठीक है। आइए